हेलो बच्चों, आज काफ़ी दिनों के बाद कुछ पर्सनल इश्यूज रहे तो आपके लिए वीडियो एक बार फिर लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जो बीच में जो इतने बड़े गैप में इंतजार करना पड़ा है उसके लिए कोई परेशानी न उठानी पड़े। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे इस कोर्स की, जो कि NCERT का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेकंड था हमारा कैपेसिटर। पहला जो टॉपिक था उसको पार्ट्स था वो हमने फिनिश कर दिया। विद न्यूमेरिकल भी हमने उसको सॉल्व किए, एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व किए, जनरल के भी किए। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे और हम कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसको एप्लीकेशन करते हैं, सारी स्टडी हम करने वाले हैं। 2-3 वीडियोस आएंगे, पूरी कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा 2-3 वीडियो में। तो सभी बड़ा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और जनरल कंपटीशन से रिलेटेड सारी वीडियो को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली कैपेसिटर का एक अलग नाम भी है, कंडेंसर। आपने घरों में बहुत सारे अपने बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुना होगा कि कंडेंसर खराब हो गया है इस फैन का, इसलिए चल नहीं रहा। तो वो कंडेंसर ही कैपेसिटर होता है। वो क्या होता है? कंडेंसर ही कैपेसिटर होता है। तो बात करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। Capacitor is a device which is used to store electrical energy. क्या है? Store an electrical energy. Electrical energy. Object charge. कैपेसिटर एक डिवाइस है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को स्टोर करती है। एंड सप्लाई एट वंस अपने अंदर उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया और एक साथ ही सारी एनर्जी को छोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या है, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारे घरों में फैन है, मोटर है या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो उनको जब स्टार्ट करते हैं हम, तो उनके ये स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब स्टार्ट करने पर बहुत सारे एक बड़े अमाउंट में एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है, 5, 20, 25 एम्पियर, 10 एम्पियर्स की। जबकि हमारी जो सप्लाई हमारे घरों में आ रही है वो एक लिमिट तक की एनर्जी होती है। जबकि हमारे कोई सेटअप को इंस्ट्रूमेंट को चलने के लिए एक लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही करंट आई, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट की, उस इलेक्ट्रिकल आइटम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अपने अंदर उसने एनर्जी स्टोर की है, वो एक साथ ही अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको दे देता है जो उसको रिक्वायर्ड होती है, जो उसको जरूरत होती है। जैसे फैन है, फैन को घूमने के लिए क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी वो करंट सप्लाई नहीं कर पा रहा है, पर जो हमने जो कैपेसिटर यूज किया है, वो कैपेसिटर ने क्या किया, एक साथ अपनी सारी की सारी एनर्जी उसको फैन को दे दी और फैन क्या करने लगा? चलने लगा। एक बार चलने के बाद उसको उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं, वो नॉर्मली उस पर जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उस पर काम करता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर का काम क्या है और ये क्या करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है और एक साथ वो उसको दे देता है। जैसे लाइक दैट फैन है, मोटर है और भी इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा बहुत सारे आइटम्स हैं। ओके, तो मेन वर्क क्या हुआ इसका? कैपेसिटर का मेन वर्क क्या हुआ? चार्जिंग ऑब्लिक डिस्चार्ज। जब उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया तो वो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? चार्जिंग। और सप्लाई एट वंस मतलब एक साथ उसने दे दिया, उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्जिंग बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिस्चार्जिंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें हमने यहाँ क्लियर की। एक्चुअली अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने यूज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को, कैपेसिटर को, ये दोनों बातें कैसे? एक्चुअली में हमने जो प्रीवियस लेक्चर बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी, एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, U = K Q1 Q2/R, ये आपको बताया था। तो जो एनर्जी थी किसकी वजह से थी? चार्ज की वजह से। तो चार्ज कहूं या एनर्जी कहूं, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके बात।
तो हम बात करेंगे और दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करूं, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर विच स्टोर अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात करूं बेटा, इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर which store an electrical energy। ओके, कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं जिसमें आसानी से करंट फ्लो होता है, इट मींस उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी, कैपेसिटर इज अ कंडक्टर व्हिच स्टोर्ड एन इलेक्ट्रिकल, मेन वर्क नहीं बदल रहा है। ओके, ये सारी हमने कैपेसिटर के और कंडेंसर के बारे में बात की, समझ में आ जाएगा। अब बात करता हूं जो अगला मेरा इसी के बारे में आगे बढ़ता है, कैपेसिटेंस। क्या है मेरा? कैपेसिटेंस के बारे में बात करता हूं। कैपेसिटेंस है क्या? कैपेसिटेंस इज अ एबिलिटी ऑब्लिक कैपेसिटी। क्या है बेटा? एबिलिटी ऑब्लिक कैपेसिटी। It is capacitance is the ability or capacity to hold a charge or energy। मतलब कैपेसिटेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी और कैपेसिटी है जो अपने अंदर चार्ज को होल्ड करता है, वो होती है बेटा उसकी कैपेसिटेंस। Is that capacitance is the ability or capacity of any capacitor to hold the electrical charge or electrical energy। ओके बेटा, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। ये तो हम जनरल बात हो गई, ये प्रैक्टिकल यूज से बात करते हैं। जब किसी भी कंडक्टर को, कंडक्टर वर्ड क्यों कर रहा हूं? मैंने ऊपर बोला है कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, तो कंडक्टर को हम जब चार्ज सप्लाई करते हैं, क्या किया हमने? क्यों चार्ज सप्लाई किया? वो चार्ज सप्लाई किया तो चार्ज ही उसमें जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज फ्लो, चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, तो जब किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किया तो उसमें उसके पोटेंशियल डिफरेंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा बेटा, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं बेटा? इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इस जो C लिखा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो हमने यहां एक रिलेशन पढ़ा हमने, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो इसको डिफाइन करूं बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। Q चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को क्या बोल रहे हैं हम बेटा? यहां कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। इसका एक यूनिट होता है बेटा, यूनिट क्या होता है? फेराड। क्या होता है बेटा? फेराड। यूनिट होता है इसका फेराड यूनिट। डायमेंशन के बारे में बात करूं बेटा, डायमेंशन निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया है, डायमेंशन या तो आपको इन दोनों की आती है तो करिए, या इनको ब्रेक करना है। जब भी कोई भी डायमेंशन या यूनिट निकालनी होती है एमकेएस में, जैसे Q ओवर E है, तो Q की क्या होगी? 80। ये छोड़िए, मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूं और सिंपलीफाई करने की कोशिश करता। जैसे डायमेंशन को सिंपल तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे किसकी चाहिए डायमेंशन? Q ओवर V की। डायमेंशन निकालने से पहले मैं एमकेएस में यूनिट निकाल दूं, उसको कन्वर्ट मानूंगा। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? IT। क्या होता है? IT। वेल नोन थिंग्स है। Q इज इक्वल टू I क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो Q इज इक्वल टू I। V क्या होता है बेटा आपका? W ओवर Q। किसी फाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को फील्ड किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो आपका पोटेंशियल होता है। W की आपको पता है आपको डायमेंशन या यूनिट, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पता है तो W को भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में ब्रेक कर लीजिए। फोर्स की पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि नहीं पता है तो फोर्स को भी मास इनटू एक्सेलरेशन में ब्रेक कर लीजिए। एक्सेलरेशन की पता है
तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो उसको भी ब्रेक कर लेते हो, और तब तक ब्रेक करते जाओ जब तक सारी की सारी क्या होना है, फंडामेंटल क्वांटिटी न बनता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा मैं ऊपर लिखूं आई की ए टी, और ये एटी हो गया, ये क्यू नॉट भी, ये भी एटी हो गया, और नीचे डब्ल्यू की बेटा एम एल टू टी माइनस टू, मैंने डायरेक्ट लिखा है बेटा, तो क्या होगा एम माइनस वन एल माइनस टू, देखो टी टू ऊपर जाएगा टी फोर ए टू, तो ये आपकी डायमेंशन हो गई कैपेसिटेंस की। यूनिट मैंने डायरेक्ट में लिख सकता हूं सेकंड स्क्वायर, सेकंड फोर एम्पियर स्क्वायर ओवर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये एमकेएस में यूनिट होगी फैराड, और एक सीजीएस में यूनिट होती है, क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर ग्रास, ये तो एसआई में हो गया, ये एमकेएस में हो गया, सीजीएस में क्या होता है बेटा, स्टैट फैराड, क्या होता है, स्टैट फैराड। सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, स्टैट फैराड। एमकेएस में आपका ये हो गया, इसी के हिसाब से यहाँ पे बना लेंगे, एसआई में ये फैराड हो गया। एक रिलेशन होता है 1 फैराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। क्या हुआ, 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। ये आपकी बेटा यूनिट है, ये आपकी यूनिट क्या होगी, ये रिलेशन हो गया दोनों में, स्टैट फैराड और फैराड। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये मैंने सारी बातें यूनिट और डायमेंशन के बारे में की, और वैसे भी इसके डायमेंशन निकाला मैंने, यूनिट निकाला। एक होता है स्टैट फैराड और जनरल और पिको फैराड में कन्वर्जन करते हैं, सारी चीजें आती हैं निकल के। तो डायमेंशन हो गया, ये था पूरा बेटा कैपेसिटर के। अब मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस। एक्चुअली में जब हम कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, क्या बोला बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल, समझ नोट कर लेंगे, नोटबुक लेके बैठिए, ये सारी चीजें नोट करिए, ये आपके बोर्ड के एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। ये सारा रफ कर देंगे, नोट कर लिया ही होगा, और इनको रिवाइज भी साथ ही साथ करते रहेंगे। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, अभी जनरल बात कर रहे थे, अब कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। कोई स्फेरिकल कंडक्टर बेटा मैंने कंसीडर किया, जिसकी रेडियस क्या है, r, या a ले सकते हो, r ले सकते हो, a ले सकते हो, जो आपका मन करे वो उस हिसाब से ले लीजिए। उस कंडक्टर के पर यूनिफॉर्मली चार्ज q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या बेटा, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये लो है। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमको निकालनी है। एक्चुअली में हमें कैसे निकालेंगे हमको नहीं पता, हमको केवल इतना पता है C इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V। क्या होता है बेटा, Q ओवर V। ओके, तो कैसे भी करके हमको V फाइंड आउट कर रहे हैं, V फाइंड आउट कर लेंगे तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आसानी से कैपेसिटेंस निकल आएगा। जब कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर में जो चार्ज होता फैला हुआ बेटा, वो बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की। कैपेसिटेंस और जो चार्ज ऑन एनी स्फेरिकल कंडक्टर इज बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हम निकालें, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा का सारा बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की वजह से। तो उस केस के लिए क्या आपका पोटेंशियल होगा, V इक्वल टू K ओवर R। ये सारा जो कंडक्टर है आपका कैसे बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगे, तो क्या पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ ओवर R। तो V की वैल्यू पुट करेंगे। एक्चुअली में और भी हम तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे dq अमाउंट बचा लो, वर्क डन निकालूं मैं, वर्क डन निकालने के बाद पोटेंशियल निकालूं, पोटेंशियल के बाद वैल्यू पुट करूं, फर्क पड़ने वाला कोई नहीं है। पर ये सारे शॉर्ट आंसर के लिए, न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल है, मैं इसलिए ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने ये पूरा स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव लाएगा पॉइंट चार्ज, तो इसको कंसीडर किया, तो वो पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ ओवर R। ओके बेटा, वैल्यू पुट की, C इक्वल टू Q, V की वैल्यू KQ ओवर R, कैंसिल हो गया बेटा, C इक्वल टू R ओवर K, और हम जानते हैं K की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमने इसको कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर से हम निकाल दिया 4 पाई एप्सिलॉन। इससे क्लियर क्या हुआ? इट इज क्लियर दैट देखो पूरे फॉर्मूले में कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के में आर आ रहा है, कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा। हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर इज डिपेंड ऑन शेप और साइज ऑफ अ कंडक्टर। शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप, पहला बात क्या होगी बेटा? शेप और साइज। ये किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? साइज। इसका शेप कैसी है, साइज कैसी है, उस पर उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और दूसरा आ रहा है बेटा एप्सिलॉन नॉट। यदि हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? एक आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी के केस में हो जाएगा वहां, तो इसको एक मीडियम पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर इज डिपेंड ऑन शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर और मीडियम विच इज प्रेजेंट, उसके मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके बेटा, ये सारी बातें हमने की, तो इसको रफ करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे निकालते हैं। फेरेड हमने लिखा, तो क्या एक्चुअली जो फेरेड है बेटा, वो फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। फेरेड क्या है? एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब कैसे समझाएंगे ये फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है? ऐसे समझिए बेटा, जैसे C इक्वल टू क्या गिवन हो 1 फेरेड। एक्चुअली मैं फेरेड में बात कर रहा हूं तो 1 फेरेड सबसे स्मॉलेस्ट है, तो फॉर्मूले में लगाऊंगा 1 इज इक्वल टू, रेडियस निकाल के देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू बेटा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9। क्लियर बेटा? तो ये मीटर में आ गया, ये क्या आ गया? मीटर में। तो यदि कोई सर्किल बेटा, यदि कोई स्फीयर यदि इतने मीटर रेडियस का होगा तो उसकी जो कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? वो क्या होगी? 1 फेरेड होगी। वो क्या होगी बेटा? 1 फेरेड होगी। इतने 9 × 10 टू द पावर 9 मीटर का कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा? 1 फेरेड होती है। इज दैट क्लियर बेटा? अब मैं बात करता हूं कि जो 1 मीटर का हो उसकी कितनी होती है। जैसे अब बात करूं कितना, ये कैसे पॉसिबल है? अर्थ की जो रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा? 6400 km। ये बात करूं 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर। तो सोचो अर्थ की जो रेडियस है वो 6 × 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर है, जबकि जो स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड है उसकी रेडियस क्या है? कोई बेटा 9 × 10 टू द पावर 9। इसका मतलब क्या हुआ? जो अर्थ की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है बेटा? इससे 1 फेरेड से भी कम होती है। वो कितनी होती है बेटा? 1 फेरेड से भी कम होती है। तो इसका मतलब फेरेड क्या हो गया? बहुत बड़ी यूनिट हो गया। कह रहे फेरेड क्या बेटा? आपकी बहुत बड़ी यूनिट है। अर्थ की कैपेसिटेंस निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है, R लगा दीजिए। R लगाएं बेटा, C इक्वल टू 1 ओवर 9 × 10 टू द पावर 9, 6.4 × 10 टू द पावर 6। ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको तो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा, देखो ये क्या है? 9 × 10 टू द पावर -3, देखो 6 होगा, तो 6.4 ओवर 9 डिवाइड किया तो पॉइंट हटाओ 4 हो गया बेटा ये, तो 9 7 63, 1 बचा, पॉइंट लगाया 1 × 10 टू द पावर -4, तो 7 1 1 -6 आ गया। तो जो अर्थ की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ है वो कितनी है बेटा? 711 माइक्रोफैराड। कितनी आई बेटा? कैलकुलेट करके निकाली मैंने क्या निकाली? 711 माइक्रोफैराड है। ओके, तो यदि 1 फेरेड किसकी होगी? जब उसकी रेडियस इतनी होगी, अर्थ की रेडियस इतनी है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? उसकी 711 माइक्रोफैराड है। कई बार पूछ लेते हैं, ये जनरल एग्जाम में आया है कि अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होती है? वो क्या होती है? 711 माइक्रोफैराड होती है। फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसको आसानी से जब उस 1 फेरेड तब हो सकती है पॉसिबल जब कोई स्फीयर
9 × 10⁹ मीटर की रेडियस का होगा। ओके बेटा, तो ये हमने बात की कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर की। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा